अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नेतन्याहू के खिलाफ इस्राएली शहरी उतरे सड़कों पर। पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी। गजा में इस्राएली कैदियों की मौत के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। इसराइल को उसके करीबी इत्तेहादी मुल्क ब्रिटेन से लगा बड़ा झटका। यूके ने अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी। नेतन्याहू ने कहा, बरतानवी हथियारों के बगैर भी जीतेगा इसराइल। रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा में आर्मी इंस्टीट्यूट पर किया मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 235 जख्मी। शहर में 3 रोजा सोग का ऐलान। मुस्लिम मुल्क ब्रुनई पहुंचे वज़ीर आज़म मोदी ने मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का किया दौरा। मौजूदा सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से की मुलाकात। कश्मीर से मोदी और बीजेपी पर जबरदस्त तनकीदों के साथ राहुल गांधी ने शुरू की इंतखाबी मुहिम। कहा, मोहब्बत बांटते रहेंगे और बीजेपी चाहे या ना चाहे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना ही होगा। और हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षकों की जानिब से आर्यन मिश्रा नामी नौजवान का कत्ल। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बुलंद की आवाज। बीजेपी पर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का लगाया इल्जाम। और पेश खबरों की तफसील। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे दूसरे दिन भी जारी रहे। ये मुजाहरे मगरबी अल-कुद्स, तेल अवीव, हाइफा और नेतन्याहू की ज़ाती रिहाइशगाह के इलाके किसरिया जैसे मुतादिद मकामात से और भारी शिरकत के साथ किए जा रहे हैं। मुजाहरों में शामिल हज़ारों इसराइली गजा में फायरबंदी और कैदियों के तबादले के समझौते से गुरेज की वजह से नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गजा में इसराइली कैदियों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू है। बाज़ मकामात पर मुजाहिरीन ने रास्ते बंद कर दिए और आग लगाकर एहतजाज किया। इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। हमास के मुसल्ला विंग ने कहा है कि नेतन्याहू मुआहदे के बजाय गजा में इसराइली फौजी हमलों पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसका मतलब है मजीद कैदियों को ताबूतों में उनके अहल खाना को वापस किया जाएगा। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास के मुसल्ला विंग ने कहा है कि उसने कैदियों को संभालने वाले मुहाफिजों को नई गाइडलाइंस जारी की है और ये भी कहा है कि अगर इसराइली फौजी हमले जारी रहे तो गजा में कैद इसराइलियों को ताबूतों में इसराइल वापस भेज दिया जाएगा। हमास ने पहली बार यरगमालियों के हवाले से इसराइल को खबरदार किया है कि कैदियों की निगरानी पर मामूर मुहाफिजों को नई हिदायत दी गई हैं। अगर इसराइली फौजी करीब आएं तो उन्हें क्या करना है। इसराइल को उसके करीबी इत्तेहादी मुल्क ब्रिटेन से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ब्रिटेन ने इसराइल को अहम हथियारों की सप्लाई रोक देने का ऐलान किया, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गुस्से से फट पड़े। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ये जंग जीत जाएगा, चाहे ये जीत बरतानवी हथियारों के साथ हो या उसके बगैर हो। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बयान में ये भी कहा कि ब्रिटेन के गलत फैसले से हमास की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइली फौज एक मुनसिफाना जंग लड़ रही है और शहरियों को नुकसान से दूर रखने के लिए ऐसे बेमिसाल इक़दाम कर रही है जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। रूस के इस हमले में 51 अफराद हलाक और 235 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से हलाक व जख्मी अफराद की मज़ीद तफसील नहीं बताई गई। ज़राए के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वालों में यूक्रेनी फौजी शामिल हो सकते हैं। दूसरी जानिब पोल्टावा में 3 रोज़ के सोग का ऐलान किया गया है।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी के बावजूद मंगोलिया के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। रूसी सदर पर गुज़िश्ता साल बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत यानी ICC ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। रूसी रहनुमा यूक्रेन के बच्चों की मुबैना गैर कानूनी मुल्क बदरी के इल्ज़ाम में आलमी अदालत को मतलूब है। मंगोलिया के सदर ने दारुल हुकूमत उलान बातर में एक पुरवकार तकरीब में उनका इस्तकबाल किया। मंगोलिया के सदर ओकन गाइन कैरसोख ने मुलाकात करने वाले रूसी रहनुमा के इस्तकबाल के लिए घोड़ों पर सवार फौजियों ने दारुल हुकूमत के चंगेज खान स्क्वायर पर उन्हें सलामी पेश की। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाके के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद ज़दरान का कहना है कि खुदकुश हमला साउथ काबुल के इलाके किला बख्तियार में हुआ है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश हमले में एक खातून समेत 6 अफराद हलाक जबकि 13 जख्मी हैं। धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। रिपब्लिक कॉन्गो में जेल तोड़ने की कोशिश के दौरान 129 कैदी हलाक और 60 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े मकाला सेंट्रल जेल में 24 कैदी पुलिस फायरिंग से मारे गए, जबकि दिगर कैदी फायरिंग के दौरान भगदड़ की वजह से हलाक हुए। हंगामा आराई के दौरान कैदियों ने खवातीन से ज्यादती भी की और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। मकाला जेल में 1500 कैदियों की रिहाइश की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ 12,000 से ज्यादा कैदी रखे गए थे। फिलिपाइन में समंदरी तूफान यागी ने कई सूबों में तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद 14 अफराद हलाक हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक मकामी डिजास्टर एजेंसी ने बताया कि फिलिपाइन में सैलाब और मिट्टी के तोते गिरने से 14 अफराद हलाक हो गए हैं। समंदरी तूफान यागी ने दारुल हुकूमत मनीला और करीबी सूबों में शदीद बारिशों की वजह से बनने के बाद तबाही फैला थी। मनीला में सड़कें पानी में डूब गई हैं। कुछ निचले इलाकों में पानी घरों की छतों तक जमा हो गया। दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए। 105 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हर शय को उड़ा ले गए। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में तूफानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया, जबकि इस दौरान आसमानी बिजली भी चमकते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हरम में नमाज इशा के दौरान भी बारिश हुई। जिद्दा में होने वाली गरज चमक के साथ बारिश की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आ गई, जबकि जिद्दा एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी भी मुतासर हुई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को ब्रुनेई के दौरे के दौरान यहाँ की मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद ब्रुनेई के 28वें सुल्तान के नाम पर रखी गई है। उन्हें मॉडर्न ब्रुनेई का बानी भी कहा जाता है। वो मौजूदा सुल्तान हाजी हसन अल बल्खिया के वालिद हैं। पीएम मोदी ने मकामी ओहदेदारों, इंटेलेक्चुअल्स और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ब्रुनेई का यह दौरा हिंदुस्तान और ब्रुनेई के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 40वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कश्मीर से अपनी इंतखाबी मुहिम की ज़बरदस्त शुरुआत करते हुए रामबन में जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे ना चाहे, लेकिन उसे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना ही होगा।
साथ ही उन्होंने हालिया लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मुजाहिरों को लेकर पीएम मोदी पर तंज भी किया। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान भर में गौरक्षकों की जानिब से दर्जनों मुसलमानों को कत्ल किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी समेत सेकुलर पार्टियां खामोश रहीं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षकों की जानिब से आर्यन मिश्रा नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया, तो सारी ही पार्टियां चीख चीख कर गौरक्षकों के खिलाफ खुलेआम बोलने पर मजबूर हो गई। बहरहाल शिद्दत पसंदों के हमलों में कत्ल चाहे किसी भी मासूम का हो, वो काबिल मजम्मत है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने भी इस वाक़े को लेकर बीजेपी पर शदीद तनकीद की और उन पर हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। हरियाणा में फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें गौरक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है, मानवता की हत्या की जा रही है। गौरक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? किसने इनको गाय की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी दी है? देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। हरियाणा की सरकार ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। इसका मतलब हरियाणा की सरकार
इन हत्याओं को प्रायोजित कर रही है, इन हत्याओं को संरक्षण दे रही है। इन हिंसक कार्रवाइयों के पीछे हरियाणा की सरकार है, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र आर्यन मिश्रा, 30 किलोमीटर तक उसको दौड़ाया गया, 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। ये तथाकथित अपने आप को गौ रक्षक कहने वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पीट पीट के मार डाला। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बंगाल के गरीब मजदूर को गुड़गांव में पीट पीट के मार डाला। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बीजेपी की पूरी राजनीति इस पर निर्भर है। कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के मन में। पहले मुसलमानों को मारो, उनके घर तोड़ो, फिर हिंदुओं को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर दलितों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर आदिवासियों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो। इस देश के लिए कोई अच्छे काम भी करने हैं इन लोगों को। हरियाणा की सरकार इस हत्या के पीछे शामिल है, भारतीय जनता पार्टी इस हत्या के पीछे शामिल है। और आर्यन मिश्रा के पिता का बयान सुनिए, कितनी पीड़ा के साथ उन्होंने बोला कि मोदी सरकार इस प्रकार की हत्याओं को प्रश्रय दे रही है, संरक्षण दे रही है, इस तरह की कार्रवाइयों को। बिहार की सियासत में फिर एक मर्तबा हलचल देखी जा रही है। दरअसल आरजेडी चीफ लालू यादव सिंगापुर से अपने हेल्थ चेकअप कराकर लौटे हैं। ऐसे में कल मंगल को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के दरमियान मुलाकात भी हुई। अब दूसरे ही दिन लालू यादव ने आरजेडी के सभी एमएलए, एमएलसी और असेंबली इलेक्शन लड़ चुके साबिक उम्मीदवारों की मीटिंग तलब की। ये सियासी इत्तेफाक है या फिर किसी नए टेस्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये सियासी माहिरीन का मानना है। काबिल जिक्र है कि नीतीश कुमार पर बिहार समेत पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस को लेकर दबाव भी है, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक कास्ट सेंसस पर अपना मौक़िफ़ साफ नहीं किया है, जिससे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक मर्तबा फिर पलटी मारकर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने आरएसएस को रिजर्वेशन मुखालिफ करार दिया। क्या विरोधियों में बेचैनी है? क्या बोल रहे हैं कि जमीन तलाशने जा रहे हैं? 17 साल में ये कौन की टिप्पा टिप्पणी करता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको अपनी जनता से लेना देना है। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे, तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे। चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो, वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में। अभी का जो यात्रा है वो तो पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर जो है, उन सब लोगों से संवाद करने का। लालू जी ने कहा कि आरएसएस तो बच्चा को कान पकड़ के बोले। हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक आप देखिएगा, ये लोग बड़े चतुराई से जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो, या क्रीमी लेयर का SC/ST का बात हो, लगातार इस तरह की बातें आ रही है, तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से आरएसएस, बीजेपी के लोग जो है आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं, ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से लोगों को, जो लालू जी ने कहा, ठीक है। उधर पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस को लेकर सियासी जंग देखी जा रही है। आरएसएस ने भी कास्ट सेंसस पर अपना मौक़िफ़ बदलते हुए इसे हरी झंडी दिखा दी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरएसएस के कास्ट सेंसस को लेकर सामने आए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के लीडर गुरदीप सिंह सिब्बल ने कहा कि आरएसएस राहुल गांधी का दबाव महसूस कर रही है, ये पूरा मुल्क देख रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो अब तक कास्ट सेंसस को मुल्क तोड़ने वाला सेंसस बताता था, अब उसी आरएसएस को कास्ट सेंसस के हक में बयान देना पड़ा।
कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने बीजेपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तीखे रिमार्क पर कहा कि बुलडोजर एक जुल्म की अलामत है जिससे बीजेपी की बेलगाम हुकूमत नफरत की आंधी को हवा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल देर से ही सही लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या? किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में करीब 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण को रोकने से लेकर शहरीकरण और आरोपी के खिलाफ हुए एक्शन जैसे कारण इसके लिए दिए गए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और पहला सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का घर, दुकान, होटल अचानक अवैध हो जाता है? एक ही दिन में अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्माण अवैध है? कब नोटिस दिया गया, कब उसे सुनवाई का मौका दिया गया, कब निर्माण तोड़ने की तिथि निर्धारित करी गई, और आखिर ये सारी चीजें 24 घंटे में कैसे हो जाती हैं? लेकिन सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर निरंकुश सरकारें नफरत की आंधी को हवा देने के लिए चला रही हैं, और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाए जाते हैं। असल में बुलडोजर बर्बरता का प्रतीक है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है और कोर्ट कचहरियों पर एक करारा तमाचा है। अगर बुलडोजर से ही न्याय करना है तो सारी न्यायपालिकाओं पर ताला लगा दीजिए, उनकी क्या जरूरत है? यह मेरा बिल्कुल मत है। सवाल यह भी है कि अगर सरकारें बकैती में बुलडोजर से कुछ लोगों के घर धड़ल्ले से ढहाती हैं तो बाकी गुंडों के खिलाफ उनको सांप क्यों सूंघ जाता है? एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, दूसरे पर नहीं चलेगा। एक बस्ती उजड़ेगी, दूसरे के सामने जाकर बुलडोजर रुक जाएगा। तो क्या आरोपी का धर्म यह निश्चित करता है कि बुलडोजर कहां चलेगा? सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, उसके घर के बाकी बेकसूरों को क्यों मिलती है? बुजुर्गों को, बच्चों के सिर से क्यों छत और साया उठाया जाता है? यह ठीक नहीं है और यही कोर्ट भी कह रहा है। बुलडोजर चलाने जैसी गैर कानूनी हरकतें असल में अपराधी करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं। इसीलिए बुलडोजर वाले बाबा और उनकी इस बर्बरता की नकल करते हुए बीजेपी के तमाम कठपुतलियां प्रशासन कीजिए पाप नहीं, क्योंकि घर हिंदू को हो या मुसलमान का, बनवाने में एक उम्र लग जाती है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नेतन्याहू के खिलाफ इस्राएली शहरी उतरे सड़कों पर, पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी। गजा में इस्राएली कैदियों की मौत के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। इसराइल को उसके करीबी इत्तेहादी मुल्क ब्रिटेन से लगा बड़ा झटका। यूके ने अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी। नेतन्याहू ने कहा, बरतानवी हथियारों के बगैर भी जीतेगा इसराइल। रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा में आर्मी इंस्टीट्यूट पर किया मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 235 जख्मी। शहर में 3 रोजा शोक का ऐलान। मुस्लिम मुल्क ब्रुनई पहुंचे वजीर आजम मोदी ने मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का किया दौरा। मौजूदा सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से की मुलाकात। कश्मीर से मोदी और बीजेपी पर जबरदस्त तनकीदों के साथ राहुल गांधी ने शुरू की इंतखाबी मुहिम। कहा, मोहब्बत बांटते रहेंगे और बीजेपी चाहे या ना चाहे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना ही होगा। और हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षकों की जानिब से आर्यन मिश्रा नामी नौजवान का कत्ल। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बुलंद की आवाज। बीजेपी पर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल।